अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी आपके। उम्मीद करते हैं आप सारे ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, नाउन के बारे में हम पढ़ रहे थे। पहला लेक्चर हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और पीडीएफ भी आपको साथ साथ मिल रहा है। और कोशिश ये होगी कि इंग्लिश आपको इंशाल्लाह इस तरीके से करवा दी जाए कि एफपीएससी हो, चाहे पीपीएससी हो, चाहे एनटीएस हो या एफआईए के एग्ज़ाम हो, आपको कोई इसमें टेंशन ना हो। क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लिहाजा सिर्फ नाउन के बारे में जान लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके जो असूल व ज़वाबित हैं, जो उसके कवानीन हैं, उनके बारे में भी पढ़ना आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर 8-10 असूल मैंने शामिल किए और मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने बेस्ट चीज़ लेकर आऊँ। जो भी बेस्ट चीज़ अवेलेबल हो वो आपके सामने लेकर आई जाए, जिससे आपको चीज़ें याद रह सकें। देखें, नाउन के बारे में जो सबसे पहला असूल हमारे पास है, असूल नंबर 1, वो ये है कि तादाद ज़ाहिर करने वाले इसमों, जैसे तादाद ज़ाहिर करने के लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं आपके पास? डज़न है, स्कोर है, 100 है, 1000 है, मिलियन, बिलियन, ये सारे के सारे ना तादाद को ज़ाहिर करते हैं। तो इनको इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं टोटल। इनको इस्तेमाल करने के टोटल कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1 पहले हम देख लेते हैं। तरीका नंबर 1 में वो कह रहा है कि ये जो तादाद को ज़ाहिर करने के लिए इसमें इस्तेमाल होंगे, इनके साथ आप एस का इज़ाफ़ा नहीं करेंगे। यानी आप ये नहीं कहेंगे हंड्रेड्स, मिलियंस, ये गलत हो जाएगा, ठीक है? और इनको आप जो है हमेशा जो है एक ही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे यहाँ पर वो कह रहा है अली गेव मी 500 रुपीज़, ये हंड्रेड्स नहीं है, ये गलत हो जाएगा, बल्कि ठीक क्या होगा? 100 रुपीज़। ठीक क्या होगा? 100 रुपीज़, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसी तरीके से 1000 रुपीज़ होगा, ना कि थाउजेंड्स रुपीज़। इसी तरीके से 1000 पीपल होगा, 1000s पीपल नहीं होगा, ठीक है? तो कहने का मतलब ये कि 1000 हो, मिलियन हो, बिलियन हो, इनके साथ आपने एस का इज़ाफ़ा नहीं करना। हाँ, एक सूरत में इनके साथ भी एस का इज़ाफ़ा किया जाता है, वो दूसरी बात भी अभी आपको बता देते हैं, ये देख लीजिए जी। अगर इनके बाद ये जो 1000, मिलियन और ये बिलियन, इनके बाद अगर ऑफ का लफ्ज़ आ जाए, ज़हन में रखिएगा, अगर इनके बाद ऑफ का लफ्ज़ आ जाए तो फिर आप इनके साथ एस ज़रूर लगाएंगे, ठीक है? फिर आप इसको प्लूरल की तरह इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, शी अर्न्स हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स, हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स, मतलब ऑफ आएगा तो आप उसको 100 नहीं लिखेंगे, फिर आप उसको हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स कर देंगे। वैसे भी जब भी किसी चीज़ के बाद ऑफ आता है ना, तो पीछे उसकी प्लूरल फॉर्म ही इस्तेमाल की जाती है, ठीक है? इसी तरीके से मिलियंस ऑफ रुपीज़ होगा, मिलियंस ऑफ, डजन्स ऑफ। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी कि जब भी इन तादाद को ज़ाहिर करने वाले नाउन्स के बाद ऑफ आएगा तो आप इनके साथ एस लगाएंगे, अदरवाइज़ आप इनके साथ एस नहीं लगाएंगे, ठीक है जी? उसके बाद एक बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पर रूल है, फ़िश और एंड फिशेस। देखें, आपने सुना होगा कि जो फ़िश, तो मछली को फ़िश कहते हैं। फ़िश का सिंगुलर भी फ़िश ही होता है, वाहिद भी फ़िश होता है, और इसका प्लूरल या जमा भी फ़िश होता है। मतलब एक मछली को भी आप फ़िश ही कहते हैं और बहुत सारी मछलियों को भी आप फ़िश ही कहते हैं। फ़िशेस भी कह सकते हैं, उसकी शर्त भी बताते हैं। इसके भी 2 असूल हैं। पहले आप असूल नंबर 1 तो देख लीजिए, असूल नंबर 1 को समझ लीजिए। ये देखिए, वो कह रहा है कि जनाब अगर आपके पास 1 फ़िश है तब भी आप कहेंगे 1 फ़िश इन द रिवर, और अगर 3 फ़िश हैं तो अब तब भी आप 3 फ़िश ही कहोगे, फ़िशेज़ नहीं कहोगे, ठीक है? फ़िश की जमा भी क्या होगी? हमेशा फ़िश होगी। लेकिन एक सूरत ऐसी भी है कि आप फ़िश को फ़िशेज़ भी के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। वो कैसा है? जब मुख्तलिफ़ अक़साम की मछलियों की बात की जाए। अब मुख्तलिफ़ अक़साम की मछलियों से क्या मुराद है यार? मुख्तलिफ़ अक़साम की मछलियों से मुराद ये है कि जैसे फ़र्ज़ करें आप इंडियन ओशन की बात करें, तो इंडियन ओशन एक बहर है पूरा, ठीक है ना? ओशन है, उसके अंदर जो फ़िशेज़ होंगी ना, वो बहुत सारी अक़साम की होंगी। ही मेड अ रिसर्च ऑन फ़िशेज़ ऑफ इंडियन ओशन। समंदर की बात हो रही है तो उसके अंदर फ़िशेज़ होंगी, यानी कि मुख्तलिफ़ अक़साम की मछलियाँ, ठीक है जी? तो मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। अगर मुख्तलिफ़ अक़साम की मछलियों की बात की जाए तो फ़िश का प्लूरल फ़िशीज़ होगा, अदरवाइज़ फ़िश का प्लूरल हमेशा फ़िश ही होता है, ठीक है जी? तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। बिल्कुल इसी तरीके से असूल नंबर 3 है आपके पास। यहाँ पर वो कह रहा है जी असूल नंबर 3 में कि जो हिरन, जिसकी इंग्लिश डियर होती है, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ जी, हिरन या डेयर, शीप या भेड़ जिसे कहते हैं, इनकी वाहिद भी यही होती है और जमा भी यही होती है। चाहे 3 भेड़ें हों तब भी आप 3 शीप कहोगे, 1 भेड़ हो तब भी आप आ शीप कहोगे, शीप्स नहीं होता, ठीक है जी? यानी ये जो हिरन वाला है ना, इसको तो अच्छे तरीके से रट्टा मार लो ना कि हिरन है या भेड़ है, इनका सिंगुलर भी वही होता है और इनका प्लूरल भी वही होता है, ठीक है जी? तो मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई कबाहत आपको नज़र आएगी नहीं कि शीप और डियर की वाहिद और जमा की शक्ल एक ही होती है। 1 भेड़ हो तब भी आप कहोगे 1 शीप, और 3 भेड़ें हो तब भी आप कहोगे 3 शीप। इसी तरह डियर वाली बात हो जाती है आपके पास, ठीक है जी?
उसके बाद असूल नंबर 4 को आप देखें, पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं हम कि जी पॉलिटिक्स क्या है। देखें भाई, पॉलिटिक्स को अगर आप सियासत के मफ़हूम में इस्तेमाल करेंगे तो ये वाहिद होगा। जैसे आप कहते थे पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान इज़ नॉट गुड, ठीक है, पॉलिटिक्स इज़ अ गुड गेम, यहाँ पर ये सियासत के अल्फाज के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स से मुराद किसी शख्स की सियासी सरगर्मियाँ लेते हैं, किसी शख्स की सियासी सरगर्मियाँ आप लेते हैं, जैसे आप कह देते हैं कि जी इमरान खान पॉलिटिक्स आर नॉट गुड या नवाज शरीफ पॉलिटिक्स आर नॉट गुड, ठीक है, नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियाँ बेहतर नहीं हैं या इमरान खान की सियासी सरगर्मियाँ बेहतर नहीं हैं। अगर किसी बंदे से आप इस पॉलिटिक्स को मुंसलिक कर दोगे तो फिर ये जमा के तौर पर इस्तेमाल होगा, और अगर आप इसे सियासत के तौर पर लोगे तो ये सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होगा और इसके साथ इज़ एम आर आएगा। और अगर आप इसको किसी बंदे की सरगर्मियाँ लगा दोगे कि पॉलिटिक्स किसी शख्स की सरगर्मियाँ हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा, ठीक है। हर पॉलिटिक्स हैव बिकम लिबरल, हैव बिकम, या फिर आर भी यहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है, हर पॉलिटिक्स आर लिबरल, हर पॉलिटिक्स आर लिबरल, ठीक है जी। तो सिंपल बात लुब्बे लुबाब ये है कि पॉलिटिक्स जो है सिंगुलर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और प्लूरल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। अगर इसको सियासत के ज़मरे में लेंगे तो ये वाहिद होगा, और अगर किसी शख्स की सरगर्मियों के साथ मुंसलिक करके लेंगे तो ये जमा हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद जो ये लफ्ज़ इनिंग्स है, ठीक है ना, कई दफ़ा वो पेपर में ना लफ्ज़ लिख देता है इनिंग, INNING, इनिंग, इनिंग कोई लफ्ज़ नहीं होता, हमेशा ये इनिंग्स ही होता है, ठीक है, इनिंग नहीं होता। वो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार अगर एक इनिंग्स होगी तो उसे हम वन इनिंग कहेंगे, नॉट, बिल्कुल मतलब ये करेक्ट नहीं है, इट इज़ नॉट करेक्ट। इनिंग लफ्ज़ होता ही नहीं है, हमेशा इनिंग्स ही होता है, इनिंग्स, एस इसके साथ हमेशा लगेगा, एस इसके साथ हमेशा लगेगा। तो देखें जी, इनिंग्स की अगर बात करें तो ये वाहिद भी है और ये जमा भी है। आप इसको वाहिद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप प्लूरल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि पाकिस्तान ने एक इनिंग्स खेली, पाकिस्तान प्लेड एन इनिंग्स, ठीक है, और पाकिस्तान ने अगर 2 इनिंग्स खेली, पाकिस्तान प्लेड 2 इनिंग्स, ठीक है, लफ्ज़ वही आगे इनिंग्स ही रहेगा, वो इनिंग नहीं होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें वो कह रहा है कि इन अ टेस्ट मैच ईच टीम प्लेज 2 इनिंग्स। अब देखें 2 इनिंग्स और ये अ गुड इनिंग्स, ए के साथ भी वही इनिंग्स आया है और 2 के साथ भी इनिंग्स ही आया, तो ऐसा नहीं है कि इनिंग हो गया ये, ठीक है। तो ये जहन में रखिए कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग इसको वाहिद की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा भाई, अब एक्सरसाइज हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं जी आपको कितनी बातें समझ आई हैं। पहला है शी बॉट 2 स्कोर्स पेपर्स, तो मैंने पहले ही बताया था बिलियन है, स्कोर है, मिलियन है, वो कभी भी उसके साथ आप एस नहीं लगाते। तो यहाँ पर ये जो एस लगा हुआ है ना भाई, इस एस को ख़त्म कर दो तो ये ठीक हो जाएगा। शी बॉट 2 स्कोर पेपर्स, शी बॉट 2 स्कोर पेपर्स। उसके बाद है अली लेंट मी 2 मिलियंस रुपीज़, तो ये भी वही गलत है, 2 मिलियंस नहीं होगा, 2 मिलियन रुपीज़ होगा। हाँ, अगर इसके बाद ऑफ आ जाए फिर ये मिलियंस हो जाता, ठीक है। मिलियन ऑफ पीपल वर किल्ड, अब ये ऑफ आया हुआ इसके बाद तो ये मिलियन ऑफ नहीं होगा, ये होगा मिलियंस ऑफ, मिलियंस ऑफ, क्या होगा ये, मिलियंस ऑफ पीपल। उसके बाद इमरान पॉलिटिक्स इज़ गुड, तो भाई मैंने बताया था कि जब इमरान की पॉलिटिक्स हैं तो ये उसकी सरगर्मियां हैं, इमरान पॉलिटिक्स इज़ नहीं होगा, यहाँ इसकी जगह पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर क्या आएगा, इसकी जगह पर आर आएगा, इमरान पॉलिटिक्स आर गुड। उसके बाद पॉलिटिक्स इज़ अ गुड गेम, अब ये सियासत के तौर पर आ रहा है तो ये आएगा पॉलिटिक्स इज़ अ गुड गेम। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गए होंगे, बाकी डिस्कशन फोरम पर भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद बात कर लेते हैं जी बालों की, असूल नंबर 6 हमारे पास है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सुन लीजिए, सुन लो यार, देखो जो बाल होते हैं ना आपके सर के, काबिल शुमार तो होते नहीं है, किसी ने कभी गिने मेरे सर पे इतने बाल हैं, तो बाल हमेशा नाकाबिल शुमार होते हैं। और याद रखिए, पूरे सर के बाल जब भी आप लेंगे तो इसे वाहिद के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, हिज हेयर आर ब्लैक नहीं होता, हिज हेयर इज़ ब्लैक होगा। अब आप कहेंगे सर जी इतने सारे बाल होते हैं फिर आप सिंगुलर क्यों करें, भाई असूल है इंग्लिश का कि जब भी पूरे सर के बाल लोगे तो आप उन्हें सिंगुलर लोगे, उन्हें आप वाहिद के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। पूरे सर के बाल जब भी आप लेंगे तो उन्हें आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, वाहिद के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, वाहिद के तौर पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर है हिज हेयर इज़ ब्लैक, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, हिज हेयर आर ब्लैक, ब्लैक ये गलत है, हिज हेयर, और हेयर्स भी नहीं कहेंगे, हिज हेयर इज़ ब्लैक कहेंगे आप, हिज हेयर इज़ ब्लैक, ठीक है, जब पूरे सर के बालों की बात हो। हाँ, अगर आप 2-3 बालों की बात करें, जैसे फ़र्ज़ करें आप खाना खा रहे हो और आपके खाने में 3 बाल आ गए, तो आप कहेंगे आई फाउंड 3 हेयर्स इन माई फूड, आई फाउंड 3 हेयर्स इन माई फूड, यानी आप जब गिनती के काबिल हो जाएंगे ना बाल,
अब 2-3 बालों को तो आप गिन सकते हैं ना, तो आप कहेंगे हेयर्स। और अगर गिन नहीं सकते, पूरे सर के बाल हैं उनको गिन नहीं सकते, तो आप कहेंगे हेयर। माई हेयर इज़ ब्लैक। और अगर प्लेट में बाल मिले हैं तो 2-3 मिले हैं तो उनको तो आप गिन सकते हो, तो फिर वहाँ कहोगे आप आई फाउंड 3 हेयर्स इन माई प्लेट या इन माई फूड। तो ये देखें यहाँ पर आ गया कि अगर इनफरादी बाल आपको 2 या 3 बाल मिल जाएं तो फिर आप इनको वाहिद और जमा अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे एक बाल होगा तो आ हेयर हो जाएगा, और अगर बहुत सारे बाल होंगे तो वो फिर हेयर्स हो जाएंगे। और अगर चंद आपके सर पर ग्रे बाल हैं, कुछ ग्रे बाल आपके सर पर निकल आए, तो वो तो आप गिन सकते हो ना, तो फ्यू ग्रे हेयर्स। तो लुब्बे लुबाब बेटा इसका ये है, अगर पूरे सर के बाल लोगे तो हेयर इज़ होगा, हेयर इज़ रट्टा मार लो, हेयर इज़ आर नहीं होगा, हेयर हैज़ होगा, हैव नहीं होगा, ठीक है। तो वो वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होगा। और अगर आप इतने बाल लेते हो कि जिनको आप गिन सको, तो फिर आप उसको आ हेयर भी कह सकते हो, हेयर्स भी कह सकते हो, यानी वो सिचुएशन के मुताबिक आप उसे वाहिद या जमा के तौर पर ट्रीट कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद असूल नंबर 7 बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये वेज एंड वेजिस। अब देखें, वेज कहते हैं उजरत को, तो भाई जो वेज है वो वाहिद है, नज़र आ रहा है आपको, और जो वेजिस है ये प्लूरल है, और ये है भी ऐसी। यानी ये जो वेज है इसको आप वाहिद की तरह इस्तेमाल करोगे, और वेजिस को आप प्लूरल की तरह इस्तेमाल करेंगे। सिंपल बात है, वेज को वाहिद की तरह, यानी वेज अगर लफ्ज़ आएगा तो आप कहेंगे वेज इज़, वेज इज़। और अगर वेजिज़ आ जाएगा तो वो प्लूरल है, तो वो होगा वेजिज़ आर। हाँ, एक ये फ़िक्रा है, ये वाला फ़िक्रा, ये थोड़ी सी एक्सेप्शन है। द वेजिज़ ऑफ सिन इज़ हेल, ये बाइबल में लिखा हुआ एक फ़िक्रा है। इसके साथ हालांकि देखो ये वेजिज़ आया हुआ है यहाँ पर, अब आप देखें ना, यहाँ पर ये वेजिज़ है और वेजिज़ के आगे उसने क्या लगा रखा, इज़। हालांकि ये इज़ असूल के मुताबिक गलत है, लेकिन चूँकि ये गलतुल आम है और ये पुराने दौर से चला आ रहा है, लिहाजा ये वाहिद फ़िक्रा है, ये वाहिद फ़िक्रा है, जहन में रखिए, जिसमें वेजिज़ के साथ इज़ आएगा, वरना हमेशा वेजिज़ के साथ आर ही आएगा। आर आ सकता है, हैव आ सकता है, जमा के लिहाज से इस्तेमाल होगा। ये वेजिज़ वर आ सकता है, वाज नहीं आएगा उसके साथ। बात समझ आ रही है? तो इस फ़िक्रे में हमेशा इज़ ही आएगा, इसको रट्टा मारना है आपने। ये अक्सर पेपर्स में पूछ लिया जाता है, द वेजिज़ ऑफ सिन, वहाँ पर वो दे देता है आर हेल, तो लोग समझते हैं यार वेजिज़ है पीछे तो आर तो ठीक है, हालांकि क्या आएगा, इज़ आएगा, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन थी। उसके बाद असूल नंबर 8 है जनाब, सीनरी जो है ना यार, सीनरी, सीनरी को गिन तो नहीं सकते आप कभी भी। कभी किसी ने देखा है कि यार इतनी सीनरियाँ, ये नहीं होता, ये नाकाबिले शुमार है। लोग समझते हैं कि सीनरियों को हम गिन सकते हैं, तो इसको आप बतौर वाहिद या जमा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इसके साथ हमेशा वर्ब आप वाहिद लगाते हो। सिंपल अगर मैं कहूँ, इसको भी वाहिद के तौर पर ही आपने डील करना है, वाहिद के तौर पर, ठीक है। तो आप कहेंगे सीनरीज ऑफ सवात आर ब्यूटीफुल, उसने लिखा है, ये गलत है। सीनरीज ऑफ सवात आर ब्यूटीफुल गलत। हाँ ठीक, क्या होगा, सीनरी ऑफ सवात इज़ ब्यूटीफुल। पीछे भी सीनरी होगा, उसको सीनरीज नहीं कह सकते, बात कुछ समझ लो। सीनरीज नहीं होता, सीनरी इज़ ब्यूटीफुल, सीनरी ऑफ सवात इज़ ब्यूटीफुल। बहुत बार पेपर्स में आया है यार, ये बहुत बार, ठीक है। इसी तरीके से, अच्छा एक और बात भी सुन लें, जब ये यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे आता है ना तो ये सीनरी कहलाता है, लेकिन अगर ये यहाँ आए ना एंड में फ़िक्रे के, तो सीनरी कभी भी नहीं होता, फिर ये सीन बन जाता है। ये भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब देखें ऊपर वाले फ़िक्रे में क्या है, आई सा अ ब्यूटीफुल सीनरी, गलत। ऑब्जेक्ट के तौर पर ये सीन होगा, ना कि सीनरी। इसको रट्टा मार लो अच्छी तरह, कि जब भी सीनरी ऑब्जेक्ट वाली जगह पे इस्तेमाल होगी फ़िक्रे के आखिर में, तो वो सीनरी नहीं बल्कि सीन कहलाएगी। आई सा अ ब्यूटीफुल सीन, ठीक है। और उसके बाद सीनरीज कभी नहीं होता, सीनरी ही होता है हमेशा, और इज़ के तौर पर यानी वाहिद के तौर पर आप इसको इस्तेमाल करेंगे इज़ के साथ। द सीनरी ऑफ सवात इज़ ब्यूटीफुल। तो याद हो गया भाई, सीनरी क्या है, सीनरी को कैसे इस्तेमाल करोगे, वाहिद के तौर पर। सीनरी को कैसे इस्तेमाल करोगे, वाहिद के तौर पर। सीनरीज होता ही नहीं है, ये गलत है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर भी एक्सरसाइज है आपके पास, तो देखें जी, पहला क्वेश्चन ही जो आपके पास आया हुआ है यार, वो क्या आया हुआ, द सीनरीज ऑफ नारायण आर ब्यूटीफुल। तो ये तो देखो ना, ये सबसे पहले तो इसको सीनरी करो, और ये आर को क्या करो, आप इज़ करो। द सीनरी ऑफ नारायण इज़ ब्यूटीफुल, हो गई करेक्शन। दूसरा है दिस डॉक्टर अर्न्स अ गुड वेजेस। अब पीछे ए कह रहा है, वो आगे वेजेस कर दिया उसने, तो एस को ख़त्म करो। दिस डॉक्टर अर्न्स अ गुड वेज, ये अच्छी उजरत कमाता है डॉक्टर, अच्छा मुआवजा कमाता है। उसके बाद द वेजेस ऑफ सिन इज़ हेल, आर नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही कह दिया कि ये मतरूक पुराना फ़िक्रा है ये बाइबल का, लेकिन इसमें हमेशा इज़ ही आता है। द वेजेस ऑफ सिन इज़ हेल, पीछे बताया मैंने आपको। हर हेयर्स आर लॉन्ग, अब देखो यार, हर हेयर्स आर लॉन्ग, मैंने कहा था कि जब पूरे सर के बाल होंगे तो हर हेयर इज़ लॉन्ग, हेयर्स नहीं होगा, हर हेयर इज़ लॉन्ग, हर हेयर इज़ लॉन्ग। उसके बाद आई एम स्टार्टिंग टू गेट अ फ्यू ग्रे हेयर,
अब चंद ग्रे हेयर हैं तो आप उन्हें गिन सकते हो, पूरे सर के बाल तो नहीं ले रहा ना वो, चंद ग्रे हेयर हैं तो फिर आप कहोगे फ्यू ग्रे हेयर्स, फ्यू ग्रे हेयर्स। तो हेयर और हेयर्स वाला चक्कर आ रहा है ना समझ, पूरे सर के बाल होंगे तो हेयर होगा, और अगर चंद बाल होंगे तो हेयर्स होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास काउंटेबल और अनकाउंटेबल हैं। तो ये मैं आपको यार पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि काउंटेबल वो वाले नाउन होते हैं जिन्हें आप गिन सकते हो, शुमार कर सकते हो, और अनकाउंटेबल वो वाले नाउन्स होते हैं जिनको आप शुमार नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आप खुद से देख लीजिएगा। उसके बाद ना इसके अंदर एक चीज़ है कि अब इसके अंदर देखें ना, अब जैसे एडवाइस एक लफ्ज़ है, नसीहत। तो अगर कोई आपसे कहे कि यार उसने मुझे एक नसीहत की, तो आप ये नहीं कहेंगे एन एडवाइस, ये गलत हो जाएगा। आप पीस ऑफ एडवाइस इस्तेमाल करेंगे हमेशा। और अगर दो नसीहतें होंगी तो टू पीसीज आप इस्तेमाल करेंगे, टू पीसीज, आप पीस ऑफ एडवाइस, टू पीसीज ऑफ एडवाइस। इसी तरह बैगेज होगा तो आप बैगेज नहीं कहेंगे, आप पीस ऑफ बैगेज कहेंगे। इसी तरह इक्विपमेंट होगा तो आप पीस ऑफ इक्विपमेंट कहेंगे। दो होंगे तो टू पीसीज ऑफ इक्विपमेंट कहेंगे, आप थ्री पीसीज लगा देंगे। इसी तरीके से फर्नीचर भी एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर या अ पीस ऑफ फर्नीचर होता है। अक्सर ये पेपर में पूछ लिया जाता है और वो आपसे करेक्शन करवा रहा होता है, बच्चों को पता ही नहीं चल रहा होता, वो कह रहे होते हैं कि यार आई बॉट थ्री फर्नीचर्स। थ्री फर्नीचर्स तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है। थ्री फर्नीचर्स क्या है? ये थ्री पीसीज ऑफ फर्नीचर, थ्री पीसीज। ठीक है ना। इसी तरीके से जो ग्रास है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं अ ब्लेड ऑफ ग्रास, टू ब्लेड्स ऑफ ग्रास, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसी तरीके से नॉलेज के लिए आप फैक्ट्री, तो ये टेबल भी आपने सारा एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है। और इसी तरीके से ये जो पोइट्री है, जैसे सीनरी था ना, तो सीनरी में के लिए आप जब वो सीनरी को ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते थे आखिर में, तो सीन आप कहते थे आई सा ब्यूटीफुल सीन। इसी तरीके से जो पोइट्री है ना, पोइट्री के लिए भी लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होता है? पोइम इस्तेमाल होता है, पोइम। ठीक है जी, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। आए जी, एक्सरसाइज देख लेते हैं अब आप। एक्सरसाइज देखें, शी बॉट टू ब्रेड्स फ्रॉम द बाज़ार। तो भाई टू ब्रेड्स नहीं होता, टू पीसीज ऑफ ब्रेड्स होता है, या टू लॉफ्स ऑफ ब्रेड्स होता है। ब्रेड्स का पीछे लिखा हुआ है टू लॉफ्स। एक टुकड़ा हो तो वन लॉफ ऑफ ब्रेड, और दो हो तो टू लॉफ्स ऑफ ब्रेड। ठीक है। उसके बाद आई हैव टू वर्क्स टू डू, तो टू वर्क्स नहीं होता, टू पीसीज ऑफ, टू पीसीज आप इसको लगा कर करेंगे। ठीक है। उसके बाद ही इज़ ट्राइंग टू फाइंड एन अकोमोडेशन, तो पीछे इसका भी लिखा हुआ है अकोमोडेशन का भी, वो टेबल में आप देखकर इसको करेक्ट करेंगे। शाजिया हैज़ लर्न टू पोइट्रीज़, तो टू पोइट्रीज़ नहीं होता, जैसे सीनरी आखिर में आकर सीन बन जाता है, इसी तरह पोइट्री भी जो है आखिर में आकर पोइट्री नहीं रहती, बल्कि आप इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं? पोइम्स। यानी जब भी ये फ़िक्रे के आखिर में आएगा तो आप कहेंगे पोइम्स। शी लर्नड टू पोइम्स। इसी तरीके से ही गेव मी टू गुड एडवाइसेस नहीं होगा, टू पीसीज ऑफ गुड एडवाइसेस होगा, टू पीसीज ऑफ गुड एडवाइस। ठीक है। यानी टू पीसीज का वर्ड आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। अच्छा भाई, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जो हमेशा प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये एक पूरा टेबल है यार, इसको आपने याद करना है कि ये हमेशा जो है ना प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होंगे, ये वाले, इसको तो रट्टा मारना है आपने। कैटल है, और ये कभी कैटल्स नहीं होगा। कैटल है, ट्राउज़र्स है, यानी कैटल आर होगा, ट्राउज़र्स आर होगा, जीन्स आर, पैंट्स आर, स्केल्स आर, सीसर्स आर, ग्लासेस आर, गुड्स आर, मैनर्स आर, पीपल आर, पोल्ट्री आर, जेंट्री आर, वर्मिन आर, असेट्स आर। कभी भी ऐसे नहीं होगा असेट्स इज़। ठीक है। और आप ये भी नहीं कह सकते कि जीन या पैंट, ये हमेशा पैंट्स ही होगा, जीन्स ही होगा, ट्राउज़र्स ही होगा, और कैटल्स नहीं होगा, कैटल होगा। तो इनको तो एज इट रट्टा मारना है आपने। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो असूल नंबर 10 है वो है जनाब आपके पास ये मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स या फ़िज़िक्स या पॉलिटिक्स। यार ये जो पॉलिटिक्स है, फ़िज़िक्स है, मैकेनिक्स है, ये सारी के सारी ना वाहिद और प्लूरल दोनों, वाहिद और जमा दोनों तरह इस्तेमाल होते हैं। मतलब अगर आप देखें ना, अब ये अगर आप मैथमेटिक्स को कहेंगे सब्जेक्ट के तौर पर तो मैथमेटिक्स इज़ आ जाएगा, और अगर किसी बंदे की मैथमेटिक्स कहोगे तो हिज़ मैथमेटिक्स आर आ जाएगा, जिस तरह पॉलिटिक्स था। अगर ये किसी शख्स से मिलाकर मैथमेटिक्स की बात करें तो आप कहेंगे हिज मैथमेटिक्स आर वीक। और अगर आप मैथमेटिक्स को एज ए सब्जेक्ट लेंगे तो आप कहेंगे मैथमेटिक्स इज़ अ गुड सब्जेक्ट, फिर आप इज़ लगाएंगे। और अगर किसी बंदे की मैथ की बात हो रही होगी तो हिज मैथमेटिक्स आर वीक। इसी तरीके से पॉलिटिक्स आर, हिज पॉलिटिक्स आर वीक, पॉलिटिक्स इज़ अ गुड गेम। ठीक है। यानी अगर पॉलिटिक्स है, मैकेनिक्स है, फिज़िक्स है, ये खुद सब्जेक्ट है, खुद फ़िक्रे के स्टार्ट में आ रहा है, तो इसको आप एज ए सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। और अगर ये किसी शख्स की सरगर्मियाँ हैं या किसी शख्स की सलाहियतें हैं, किसी शख्स के साथ मुंसलिक हो गई, तो फिर ये प्लूरल हो जाएगा।
ठीक है जी। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद असूल नंबर 11 है, ये कुछ अल्फाज की एक लिस्ट है जी। ये मीन्स, गवर्नमेंट, पब्लिक, फैमिली, टीम, इनको आप चाहे सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल करें चाहे प्लूरल के तौर पर, दोनों ही ठीक समझे जाते हैं। समझ गए? यानी गवर्नमेंट इज़ भी ठीक है, गवर्नमेंट आर भी ठीक है, सिचुएशन के मुताबिक आप इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जनाब ये हमारे पास एक्सरसाइज है इसकी, इसको देख लें आप। द कैटल, अ कैटल इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो पहले ही मैंने आपको बताया कि कैटल कभी सिंगुलर होता ही नहीं है, तो अ कैटल हो ही नहीं सकता। तो ये क्या होगा? द कैटल आर ग्रेजिंग, द कैटल आर ग्रेजिंग, दी लगा देंगे क्योंकि पूरी क्लास बन जाएगी ना, दी कैटल आर ग्रेजिंग। उसके बाद हिज मैनर्स इज़ गुड। तो मैनर्स तो यार आपको पता है कि हिज मैनर्स, तो ये तो उसके असूल, उसके तौर तरीके हो गए ना, तो हिज मैनर्स आर गुड आएगा, इज़ नहीं आएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। योर जीन्स इज़ डर्टी, तो योर जीन्स इज़ डर्टी पीछे अभी बताया यार आपको, जीन्स प्लूरल होगा हमेशा। योर जीन्स आर डर्टी, योर जीन्स आर डर्टी। माई मैथमेटिक्स इज़ वीक, तो मेरी मैथमेटिक्स की सलाहियतें हो गई ना, तो माई मैथमेटिक्स आर वीक, माई मैथमेटिक्स आर वीक। उसके बाद है क्लासिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब ये एज ए सब्जेक्ट आ गया है, क्लासिक्स वैसे भी शुरू में है, तो क्लासिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्लासिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है यार कलेक्टिव नाउन। आपको पता है कलेक्टिव नाउन का मतलब है कि जब बहुत सारे लोग एक यूनिट में इकट्ठे हो जाएं, बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएं, तो वो कलेक्टिव नाउन बनता है। ये मैं आपको पहले पढ़ा भी चुका हूँ। जैसे आर्मी है, बहुत सारे फौजियों से बनती है, ज्यूरी बहुत सारे जजेस से बनती है, कमेटी में बहुत से मेंबर्स होते हैं, क्राउड में बहुत से लोग होते हैं, टीम में पूरी टीम के मेंबर्स होते हैं, फैमिली में बहुत सारे अफराद होते हैं, पुलिस में बहुत सारे लोग होते हैं, असेंबली, फ्लॉक, पार्टी। तो ये सारे के सारे क्या हैं? कलेक्टिव नाउन्स हैं, क्योंकि ये एक से ज़्यादा अफराद या एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बन रहे हैं। ठीक है, अब इनको इस्तेमाल करने का क्या तरीका है? सुन लो यार अच्छे तरीके से ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये पेपर्स में अक्सर इसमें से पूछा जाता है। देखो भाई, अगर तो ये कोई भी फ़र्ज़ करें आप ज्यूरी ले लेते हैं या पुलिस ले लेते हैं या आप जनाब यहाँ से कमेटी ले लेते हैं, अगर तो ये किसी फ़ैसले पर मुत्तफ़िक है ना, इकट्ठे हो गए मुत्तफ़िक, तो आप इसे वाहिद की तरह इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और अगर ये किसी फ़ैसले के ऊपर मुत्तफ़िक नहीं है, अभी बहस कर रहे हैं या अभी काम जारी है या एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं या मुखालफत में राय दे रहे हैं, तो वो फिर बिखर गए हैं, फिर वो इकट्ठे नहीं हैं, फिर उनको आप एज ए जमा या प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। मतलब फ़ैसले पर मुत्तफ़िक हैं तो सिंगुलर, और फिर फ़ैसले पर मुत्तफ़िक नहीं है तो प्लूरल की तरह इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, नीचे अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखें जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है बड़ी ज़बरदस्त सी, द कमेटी इज़ यूनाइटेड ऑन द इशू। कमेटी इशू के ऊपर मुत्तफ़िक है, तो कमेटी इज़ लगाया है यहाँ पर हमने क्योंकि वो मुत्तफ़िक है। और दूसरे में वो कह रहा है द कमेटी आर डिस्कसिंग द इशू, अगर वो इशू को अभी डिस्कस कर रहे हैं तो मुत्तफ़िक तो नहीं हुए, तो द कमेटी आर डिस्कसिंग द इशू। कुछ बात समझ आई है जनाब? कमेटी इज़ यूनाइटेड एंड कमेटी आर डिस्कसिंग, मतलब अभी डिस्कस कर रहे हैं, मुत्तफ़िक नहीं हुए तो आर लगाओगे, और अगर मुत्तफ़िक हो गए तो इज़ लगाओगे, दी कमेटी इज़ यूनाइटेड। ठीक है, इसी तरीके से पीछे एक और एग्जांपल भी ऊपर पड़ी हुई है आपके पास। ये देखें, ये ऊपर एक एग्जांपल पड़े, द क्राउड हैज़ गैदर्ड। भाई ग्राउंड के अंदर क्राउड गैदर हो रहा है, तो वो कह रहा है क्राउड हैज़ गैदर्ड, क्राउड इकट्ठा हो चुका है। जब इकट्ठा हो चुका है तो काम फाइनल हो गया ना, तो फिर आप इसके साथ हैज़ लगाओगे, क्राउड हैज़ गैदर्ड। ठीक है, हैज़ लग सकता है, इज़ भी कई जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, तो ये वाहिद के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। और द क्राउड आर टेकिंग देयर सीट्स, क्राउड अपनी सीटों पर बैठ रहा है, अभी बैठा नहीं है, अभी सीटें पर बैठ रहा है क्राउड। तो जब पूरी तरह गैदर नहीं हुआ तो यहाँ पर फिर क्या आ रहा है? द क्राउड आर टेकिंग देयर सीट्स। ठीक है, तो मतलब ये है कि जब तक उन्होंने सीटें पूरी ली, जब वो इकट्ठे हो गए तो इज़ गैदर्ड या हैज़ गैदर्ड, और जब सीटें अभी ले रहा है पूरी तरह इकट्ठे नहीं हुए तो आर टेकिंग देयर सीट्स। सिंपल बात, मुत्तफ़िक हो सिंगुलर, बिखरे हुए हों तो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद है जनाब अ नंबर ऑफ़ और दी नंबर ऑफ़। तो भाई इसको तो रट्टा मार लो, ये अभी भी ये एक पेपर अभी हुआ था FIA का, उसके अंदर भी ये पेपर FPSC वाले में आया था। तो भाई अ नंबर ऑफ़ जब भी आएगा ना, ये तादाद को ज़ाहिर करेगा और ये जमा के तौर पर इस्तेमाल होगा, याद रखिए बस। अ नंबर ऑफ़ बस ड्राइवर्स आर रेकलेस, अ नंबर ऑफ़ बस ड्राइवर्स आर रेकलेस, यानी अ नंबर ऑफ़ के साथ हमेशा आप प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और अगर दी नंबर ऑफ़ आ जाए तो ये मिकदार को ज़ाहिर करेगा, ये वाहिद की तरह इस्तेमाल होगा। द नंबर ऑफ़ ड्राइवर्स इज़, द नंबर ऑफ़ ड्राइवर्स इज़।
ठीक है। अ नंबर ऑफ के साथ आप प्लूरल वाला सीन करोगे और द नंबर ऑफ के साथ आप सिंगुलर वाला सीन करेंगे। द नंबर ऑफ ड्राइवर्स हु ड्राइव रेकलेसली इज़ इंक्रीजिंग और अ नंबर ऑफ बस ड्राइवर्स आर रेकलेस। तो इसको तो रट्टा मार लो, अ नंबर ऑफ आर कर दो आप, ठीक है। और दी नंबर, दी जो है ना उसको एक किस्म का ये समझ लो कि दी जो है ना उसको एक इकट्ठ बना रहा है, उसको एक पूरा जो है ना मजमुआ इकट्ठा कर रहा है दी। तो दी की वजह से फिर आप उसको आगे इज़ की तरह इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद जनाब हमारे पास है मेजॉरिटी ऑफ और जनाब दी मेजॉरिटी ऑफ और दी मेजॉरिटी। यानी अगर दी मेजॉरिटी के आगे ऑफ आ रहा है तो किस तरह इस्तेमाल करेंगे, और अगर दी मेजॉरिटी है सिर्फ आगे ऑफ नहीं आ रहा तो किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि जब दी मेजॉरिटी के आगे यहाँ पर ऑफ आ गया तो ऑफ की वजह से ये हमेशा प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होगा। देखें आगे आर इस्तेमाल हो रहा है। दी मेजॉरिटी ऑफ बॉयज़ इन दी क्लास आर टैलेंटेड, दी मेजॉरिटी ऑफ आर टैलेंटेड। और अगर सिर्फ वो मेजॉरिटी कहता है आगे ऑफ वगैरह नहीं लगाता तो चाहे इज़ लगाओ या आर लगाओ तुम्हारी मर्ज़ी, दोनों ठीक हो जाएंगे। तो भाई इसको अच्छी तरह याद कर लो, ये अक्सर पेपर में आ जाता है दी मेजॉरिटी ऑफ या फिर दी मेजॉरिटी। अभी ये बल्कि एफपीएससी के पेपर में आया तो था, इसमें मेरे ख्याल है इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले पेपर में था या एफआईए का जो असिस्टेंट डायरेक्टर या इंस्पेक्टर किसी एक पेपर में मैंने देखा था, वहाँ उसने दिया था दी मेजॉरिटी डैश लगाकर ना उसने इज़ या आर लगाकर वहाँ उसने छोड़ दिया था और ख़ाली जगह छोड़कर फिर उसने जो है ना सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट की थी। तो वहाँ से आपको फिर सिलेक्ट करना था कि कौन सा सेंटेंस बेहतर है। तो कहने का मतलब है कि दी मेजॉरिटी ऑफ हो तो आप उसको आर लगाकर प्लूरल की तरह ट्रीट करोगे, और अगर दी मेजॉरिटी है तो चाहे आपकी मर्ज़ी आप उससे सिंगुलर के तौर पर ट्रीट करें या प्लूरल के तौर पर, दोनों ही ठीक माने जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद इसकी छोटी सी एक एक्सरसाइज है और हमारा ये लेक्चर आज का इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास है आवर टीम आर यूनाइटेड। तो भाई जब यूनाइटेड है तो आर क्यों आएगा, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, इज़ आएगा। आवर टीम इज़ यूनाइटेड, आवर टीम इज़ यूनाइटेड। जब इकट्ठी हो गई एक काम के ऊपर तो इज़ यूनाइटेड है ना। द पुलिस सस्पेक्ट्स अ लोकल गैंग। अब पुलिस जो है ना वो सस्पेक्ट कर रही है एक लोकल गैंग को, पुलिस को शक है एक गैंग के ऊपर। अब मुझे बताओ जब पुलिस शक कर रही है तो पुलिस को यहाँ उसने एज ए मजमुआ ले लिया ना, पूरी की पूरी पुलिस उसको शक की निगाह से देख रही है। ये तो नहीं है कि उसने ये कहा कि जी एक पुलिस वाला शक से देख रहा है और एक नहीं देख रहा। तो यहाँ पर ये सस्पेक्ट्स नहीं आएगा, सस्पेक्ट आएगा, क्योंकि यह प्लूरल के तौर पर आ रहा है। तो जब प्लूरल हो तो एस या ई एस का इजाफा नहीं होता फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में। द पुलिस सस्पेक्ट अ लोकल गैंग, ठीक है। उसके बाद है द कमेटी आर इशूइंग अ रिपोर्ट यूनैनिमसली। अब यूनैनिमसली का मतलब है वो मुत्तफिक हैं, इकट्ठे मिलकर एक काम कर रहे हैं। जब इकट्ठे मिलकर कर रहे हैं तो द कमेटी इज़ आएगा ना कि आर। द कमेटी इज़ इशूइंग अ रिपोर्ट यूनैनिमसली। उसके बाद द ज्यूरी इज़ डिवाइडेड इन इट्स जजमेंट। अब भाई जब डिवाइडेड है, तकसीम हो चुके, तो इज़ नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा यहाँ पर, इज़ की जगह पर आर आएगा। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन इट्स जजमेंट। इसी तरीके से अ नंबर ऑफ मैन हैज़ बीन किल्ड। तो यार अभी पीछे पढ़ाया, अ नंबर ऑफ जब भी होगा तो ए की वजह से आप उसको एक ना समझ लेना, अ नंबर ऑफ मैन हैज़ बीन नहीं बल्कि ये क्या होगा, हैव बीन किल्ड। अ नंबर ऑफ मैन हैव बीन किल्ड, हैज़ बीन नहीं होगा, क्योंकि जो हैज़ है वो वाहिद को जाहिर करता है और हैव बीन किसको जाहिर करता है, प्लूरल को। अब इतना तो आपको यार पता होना चाहिए कि सिंगुलर के साथ इज़ एम आर या वा इज़ एम आर भी आ सकता है, क्योंकि यू की शेप में वो आर आता है। ज़्यादातर इज़ एम या वाज या हैज़ आएगा, और प्लूरल की शक्ल में क्या आता है, आर, वर और हैव आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अ नंबर ऑफ मैन है, वैसे भी मैन से आपको साफ पता चल जाना चाहिए कि बहुत से आदमी है, तो हैव बीन आएगा, ठीक है जी। तो ये कुछ नाउन के बारे में मैंने आपको सारा पढ़ाया और उसके कुछ करेक्शंस के रूल भी पढ़ा दिए आपको सारे के सारे। थोड़े से डिफ़िकल्ट ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन यकीन करें अगर आपने इनको याद कर लिया तो पेपर्स में आप मार नहीं खाओगे कभी भी, सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर नाउन के हवाले से इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो थोड़ा सा राय भी दे दिया करें कि आपको चीज़ समझ भी आ रही है और ये चीज़ आपको पसंद आ रही है कि नहीं। तो ये भी आप प्लीज़ ज़रूर बताएं डिस्कशन फोरम पर। तो इंशाल्लाह फिर कल जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोनाउन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और मैक्सिमम उसका करेंगे। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको करवाए जाएंगे, सारे सेंटेंसेस की टाइप्स आपको करवाई जाएंगी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, इंशाल्लाह सारा कुछ मैं करवाऊंगा, मेरी कोशिश है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।